हरे कृष्णा आप सभी को। आज जो आपको क्लास मिलेगी, जैसे कि हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, तो वो हिस्ट्री क्लास कल आपको मिलेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वेद का धार्मिक विस्तार। तो धार्मिक वाली क्लास आपको कल मिलेगी। आज जो आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी पहलगाम पे जो अटैक हुआ है, जो आतंकवादियों ने 26 हिंदू बेगुनाह लोगों को, जो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूमने गए थे ना, तो उनकी एक कायराना हरकत के हिसाब से ही हत्या कर दी गई है। तो वो कायराना हरकत ही बोलेंगे उसे, जो हरकत उन्होंने की है। तो उस हरकत के बाद हमारे प्रधानमंत्री जो विदेशी दौरे पे गए हुए थे, वो रातों रात वहाँ से वापस आए और वापस आते ही साथ उन्होंने एक मीटिंग करी है CCS के साथ। और उस मीटिंग में ये जो घटना घटित हुई है पहलगाम में, इसके ऊपर एकदम से एक्शन लिया गया है। तो ये वो मीटिंग की ही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पीछे है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बैठे हैं, अमित शाह। तो मैक्सिमम जो सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई है वो रातों रात उन्होंने इस पर डिसीजन लिया है। और उसमें 5 बड़े मुद्दे जो डिस्कस किए गए हैं वो किए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो था सिंधु नदी जल समझौते का। तो सिंधु नदी जल समझौता क्या है, इसको ध्यान से समझना पहले। बाकी जो 4 मुद्दे हैं वो तो तुम्हें समझ में आ ही जाएंगे, लेकिन सिंधु नदी जल समझौता जो मुद्दा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि सिंधु नदी जो बनी हुई है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सिंधु नदी में किस किस से पानी पाकिस्तान तक जाता है, कैसे कैसे पानी भारत को मिलता है, कितना % पानी पाकिस्तान के पास जाता है। तो सिंधु नदी को एक बार हम समझते हैं, सिंधु नदी जल समझौते को एक बार हम समझते हैं। सिंधु नदी जल समझौते को समझने के बाद हम बात करेंगे कि और हमारी इस कैबिनेट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं। तो मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं किसे, सिंधु नदी जल समझौते को। इतनी बात समझ में आ रही है कि ये वाला वीडियो कह रहा हूँ, ये वाली बात मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अभी आपने देखा है जो पहलगाम में परसों आतंकी हमला हुआ है, उस आतंकी हमले में 26 टूरिस्ट को मार दिया गया है ना, गोलियों से। बस ये पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, धर्म पूछा, जैसे का हिंदू धर्म, तो उन्हें मार दिया। जिसमें से 2 विदेशी यात्री भी मारे गए हैं और भारतीय भी मारे गए हैं, है ना। इस तरीके से जो बर्बर हत्या की गई है उन्होंने, उसके चलते भारत ने जो डिसीजन लिया है, पहलगाम में जो अटैक किया गया है उसके चलते भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि अब पाकिस्तान को इन सभी चीज़ों का जो जैसे भी हरकत जो हुई हैं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो उसके चलते जो काम किया है भारत सरकार ने उसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम किया है भारत सरकार ने अपनी मीटिंग में काम किया है, इस अटैक के चलते उन्होंने ये कहा है कि आप सभी के साथ, मतलब इन सब के साथ मीटिंग में ये बताया गया है कि सबसे पहले हम सिंधु नदी जल समझौते को रोकते हैं। जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था उसे रोकते हैं। तो एक बार पहले सिंधु नदी जल समझौता समझो, उसके बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी है क्या। ये देखो ध्यान से, ये है इंडस रिवर सिस्टम, पूरा का पूरा सिंधु नदी जल तंत्र। इस इंडस रिवर सिस्टम में सिंधु नदी के साथ उसकी 5 सहायक नदी होती हैं। सिंधु नदी के साथ उसकी 5 सहायक नदी होती हैं। जो सिंधु नदी निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, तिब्बत के पास से, ठीक है। अब जब ये सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है तो ये इसका रूट देखो, ये यहाँ से निकलती है तिब्बत से, और भारत में होती हुई ये पाकिस्तान में निकलती है। ये पूरा पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान। तो सिंधु नदी तिब्बत भारत से होती हुई कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। अब इस सिंधु नदी में इसकी 5 सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां वो होती हैं जो बड़ी नदी में अपना जल गिराती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इसके 5 सहायक नदी देखो, पहली है इसकी झेलम, फिर है इसकी चिनाब, फिर है इसकी रावी, फिर है इसकी ब्यास, और फिर है इसकी सतलुज। तो 5 सहायक नदी कौन कौन सी भी, 1 2 3 4 और 5, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, 5, और एक खुद में कौन सी है, सिंधु। तो टोटल कितनी नदी हो गई, 6। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि जो सिंधु नदी जल समझौता है हम इसे रोकते हैं। किसके बाद, जो पहलगाम में घटना घटित हुई है उसके बाद। देखो भारत सरकार की बात, अभी तक भी सिंधु नदी जल समझौते को रोका नहीं गया था। युद्ध तो बहुत हुए हैं,
लेकिन अभी तक रोका नहीं गया था। पर ये बहुत ही दुर्दनाक है ना, और एकदम से निराशाजनक घटना है। इसके बाद इसको क्या किया गया है, रोका गया है। अब यहाँ देखो इस नदी का, ये नदी देखो, इस नदी का पानी पाकिस्तान में भी जा रहा है और इस नदी का पानी जो है वो भारत में भी आ रहा है, सही है। तो ऐसी नदी जिसका पानी भारत में भी है और जिसका पानी पाकिस्तान में भी है, तो उस पानी को लेकर के जो विवाद, जो संधि हुई थी, उस संधि को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और फिर उस संधि को रोका कि उसे समझना। तो अब ये जो 6 नदियां हैं, कुल मिलाकर जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों में टोटल मानो 100% पानी आता है। कितना है टोटल नदियों में पानी, कितना है 100%। तो इस 100% पानी का जो सिंधु नदी जल समझौता था, इस 100% पानी का 80% पानी 3 नदियों में रहता है, सिंधु में, झेलम में और चिनाब में। इसको आप यहां से समझो। ये रहा सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960। सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को। किस किस के बीच हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों के बीच हुआ था 19 सितंबर 1960 को। तो समझो जो सिंधु नदी जल समझौता है ये किस किस के बीच हुआ था, पाकिस्तान और भारत के बीच। कब हुआ था, 1960 में। कब, 19 सितंबर 1960 को। पाकिस्तान के पास जो नदियों के द्वारा सोर्स है काम करने का, तो भारत की कुछ नदियां हैं और कुछ नदियां हैं अफगानिस्तान की। तो अफगान और भारत की कुछ नदियां ही सोर्स है पाकिस्तान के पास, किसका, नदियों से। और नदियों से क्या होती है, सिंचाई होती है। आप पहले इस चीज़ को समझना। अगर हम पाकिस्तान की स्थिति को देखते हैं तो वहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ना सभी चीज़ का बंटवारा हो रहा था। धर्म भी बट रहे थे, समाज भी बट रहे थे, है ना, धर्म भी बट रहा है, समाज भी बट रहा है, लोग भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब सब चीज़ में बंटवारा चल रहा था 1947 में, तो फिर एक बचता था नदी जल। तो इसमें भी बंटवारा होना जरूरी था, लेकिन इस बंटवारे को होने में लगभग 13 साल लग गए आज़ाद होने के बाद। 1947 में देश आज़ाद हुआ और उसके 13 साल बाद ये समझौता हो रहा है जिसके अंदर नदियों का जल बांटा जा रहा है। अब बहुत ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। तो ये संधि हुई थी 19 सितंबर 1960 को। अब जब संधि होती है ना दो देशों के बीच, तो दो देशों के बीच जब संधि होती है तो उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जो ये एक्सप्लेन करके बता सके कि भाई इतना पानी आपके पास रहेगा और इतना पानी आपके पास रहेगा, और दोनों देश उसकी बात माने भी। मीडिएटर, यानी कि इनके बीच इस संधि को लेकर एक मीडिएटर भी है। तो मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जिसकी बात दोनों लोग माने। तो इनके बीच में जो मीडिएटर का काम किया, वो मीडिएटर का काम किया था किसने, विश्व बैंक ने। किसने, विश्व बैंक ने। ध्यान रखना पहला पॉइंट, ठीक है। जब सिंधु नदी जल समझौता हुआ था तो उनके बीच जो मीडिएटर का काम किया वो किसने किया था, विश्व बैंक ने किया था। क्यों किया था विश्व बैंक ने, जिस समय देश आज़ाद हुआ था हमारा और बंटवारा हुआ था, तो हम तो वैसे उस समय बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्तर पे तो बहुत गरीब थे, बहुत कमज़ोर थे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो उस समय हमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट पड़ती थी कि कुछ चीज़ बाहर से लेनी पड़ रही है, तो उस समय विश्व बैंक क्या करता था, मदद करता था दोनों ही देशों की, इधर पाकिस्तान की भी और इधर हिंदुस्तान की भी, भारत की भी। तो अगर विश्व बैंक दोनों की मदद कर रहा है तो दोनों ही देश विश्व बैंक की बात सुनेंगे। तो इसलिए जब ये समझौता हुआ तो इस समझौते में मीडिएटर का काम किसने किया, विश्व बैंक ने किया। इतना समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। विश्व बैंक ने क्या किया था, समझौता किया था। तो संधि हो गई 19 सितंबर 1960 को, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच। किन के बीच में, जो सिंधु नदी जल है उसके बीच में। सिंधु नदी मैंने आपको दिखाई है ये। तो इस नदी के जल को लेकर के समझौता हो गया दो देशों के बीच, और मीडिएटर काम किसने करा, मीडिएटर का विश्व बैंक ने किया। अब जरा समझना, इसमें पश्चिम की नदियां और पूर्व की नदियां देखो। पश्चिम की नदियां लेफ्ट हैंड की तरफ की और पूर्व की नदियां राइट हैंड की तरफ की। तो पूर्व की नदियां देखो रावी, ब्यास और सतलुज, और पश्चिम की नदियां देखो सिंधु, इधर ऐसे करके झेलम और चिनाब। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पश्चिम की 3 नदियां तो दे दी गई पाकिस्तान को, यानी इनका पानी तो दे दिया गया पाकिस्तान को। और रावी, सतलुज, ब्यास, इसका पानी रख दिया गया भारत के पास पे, ठीक है। इसे देखो ऐसे समझना, ये देखो सिंधु नदी तंत्र में कुल कितनी नदियां हैं, 6, जिसमें से पश्चिम की 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, और पूर्व की 3 नदियां रावी, ब्यास, सतलुज। तो पूर्व की 3 नदियों का 20%, मतलब जो पूर्व की नदियां हैं इसमें रहता है 20% पानी,
और जो पश्चिम की 3 नदियां, इसमें रहता है इस पूरे नदी तंत्र का 80% पानी। तो ये 80% पानी, यानी कि ये जो 3 नदियां हैं ये दे दी गई, इनका पानी पाकिस्तान को और इनका पानी भारत के पास। तो ये था सिंधु नदी जल समझौता। इतनी बात समझ में आई कि सिंधु नदी जल समझौते में क्या था। इसमें ये कहा गया कि भाई जो ऊपर की 3 नदियां हैं इनका पानी आप बखूबी यूज करो, सिंचाई में यूज करो, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब बिजली बनाओ, बिजली उत्पादन करो, सिंचाई करो, इसका आप पीने के लिए यूज करो, किसी भी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये पानी किसको दे दिया, पाकिस्तान को, और 3 नदियों का पानी किसके पास रहा, भारत के पास। अब यहां समझना ध्यान से, भारत ने इतना उदार हृदय करके 3 चीजें दी और ये 2 चीजें, अब 3 चीजें अपने पास रखी। अब इसमें 80% पानी रहता है, तो इसका मतलब 80% पानी तो ये यूज कर रहे हैं और हमारे पास तो 20% पानी ही है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर ये कहा गया, भारत ने यहाँ पर ये बात क्लियर करी थी कि ये जो पानी हमने आवंटित किया है, इस नदी के तहत जो पानी आपको दिया है, इस पानी का हम कभी भी कंज्यूमेबल यूज नहीं करेंगे, लेकिन नॉन कंज्यूमेबल यूज हम इसका कर सकते हैं। यही मैंने लिखा, भारत पाक को आवंटित नदियों का, भारत पाक को आवंटित, आवंटित मतलब होता है देना, भारत ने पाक को जो नदियां दी हैं उस नदियों के जल का नॉन कंज्यूमेबल यूज करने का अधिकार रखता है। मतलब कि सिंधु का और आपका चिनाब का और झेलम का, इसका जो पानी है, इस पानी का भारत नॉन कंज्यूमेबल यूज रखता है। नॉन कंज्यूमेबल यूज का मतलब है कि ना तो वो इस पानी से सिंचाई करेगा, ना वो इस पानी को पीने के लिए यूज करेगा, ना वो इससे कुएं वगैरह बनाएगा, कुछ नहीं काम करेगा ऐसा, लेकिन वो इस पे बिजली प्लांट बना सकता है, वो इस पे नौकायान कर सकता है, यानी कि जैसे नाव के द्वारा एक दूसरे से टूरिज्म को दिखाना, वो ये कर सकता है। कंज्यूम का मतलब होता है पानी का, जैसे आप मानो कि आपकी पानी के पास, आपकी पानी की बोतल है, तो उस पानी की बोतल को पानी आपने पी लिया, अगर आपने पानी पी लिया तो वो कंज्यूम किया ना, लेकिन अगर वो पानी एज इट इज बोतल में रखा है तो थोड़ी कंज्यूम किया। समझ में आ रहा है? तो भारत ने कहा हम इसे कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन नॉन कंज्यूमेबल यूज हम इसका करेंगे। तो पाकिस्तान को ये कहा गया कि इसका नॉन कंज्यूमेबल यूज हम करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि बिजली बना लेना, अगर बिजली बना रहे हैं तो बांध बनाने पड़ते हैं। अब बांध बनाने में पानी को स्टोर करके पलड़े लगा देते हैं और फिर आगे पलड़े खोल के पानी को फिर नदी में जाने दिया जाता है, यही तो किया जाता है। तो उसने कहा हम इसका यूज नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, इसका नॉन कंज्यूमेबल यूज कर रहे हैं। तो सिंधु नदी जल संधि के अंदर, यानी सिंधु नदी जल समझौते में ये कहा गया कि पश्चिम की 3 नदियां आप रखेंगे और पूर्व की 3 नदियां हम रखेंगे। ठीक है, जो पश्चिम की 3 नदियां लगभग 80% पानी इसी में है, तो उदार हृदय के साथ ये पानी उनको दिया गया है, मतलब ये पानी उनको दिया गया और 20% का हिस्सा हमारे पास रह गया। अब इस वाले पानी का नॉन कंज्यूमेबल यूज हम कर सकते हैं, ये भी कहा गया। अब जरा समझ में, जब संधि हो गई कि बंटवारा चलेगा पानी का इस तरीके से, और दोनों देश अपने आपसी सहमति से मिलकर के इस पे डिस्कस करते रहते हैं और जैसी चीजें यूज करनी होती है वो यूज करते रहते हैं। अब भारत ने ये कहा कि सिंधु नदी जल समझौता रोक दिया गया है। अगर इसका मतलब है रोक दिया गया है तो भारत अब यूज ये जरूरत नहीं है कि वो नॉन कंज्यूमेबल यूज करे, अब वो इसका कंज्यूमेबल यूज भी कर सकता है। वो आपको कुछ दे ना दे, अगर रोका गया यानी कि वो संधि को अब नहीं मान रहा है। ये वाली बात उसने बोल दिया कि वो जो संधि हमने की थी भाई उसको हमने अब रोक दिया गया है। आगे भविष्य में जो भी चीजें आएंगी उसको देखा जाएगा, अगर जैसे रिश्ते ठीक होते हैं जो भी चीज होंगी, है ना, तब देखा जाए। फिलहाल के लिए सिंधु नदी जल समझौता जो रोका गया है वो यही था कि अब भारत आपको चीजें बताएगा नहीं, उसको जैसा करना होगा वो करेगा। किस घटना के बाद? इस पहलगामी घटना के बाद। इतना समझ में आया कि क्या था सिंधु नदी जल समझौता? वो 1960 में हुआ था, 2 देशों के बीच हुआ था कि इतना पानी आप यूज करेंगे, इतना पानी हम यूज करेंगे, हम इस पानी कंज्यूमेबल यूज नहीं करेंगे, है ना, नॉन कंज्यूमेबल यूज करेंगे, लेकिन अगर कुछ करेंगे तो आपको बता के करेंगे, आपको बता के करेंगे। ये वाली बात भी बोली गई है कि आपको बताए करेंगे। फिर भी अगर ऐसी घटनाएं घटित हुई जैसे अब हुई है, तब भारत ने कहा कि भाई अब तो हम उसको रोकते हैं। क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आया? ठीक है, अब इसी के साथ में इस वाले पॉइंट को देखो, भारत पाक को आवंटित, अगर संधि में कुछ विवाद होता है, इस संधि में कुछ विवाद होता है तो विवाद वो 3 स्तर पे जाके समझता था। एक तो क्वेश्चन के स्तर पे, एक डिफरेंस और एक डिस्प्यूट। वो विवाद कितने स्तर से सुलझ सकता था? 3 स्तर से। जैसे संधि हो गई मेरे बीच में और आपके बीच में, अगर आपके और मेरे बीच में कोई विवाद हो रहा है तो वो विवाद 3 तरीकों से सुलझेगा, एक क्वेश्चन, एक डिफरेंस और एक डिस्प्यूट। अब ये तीनों चीज क्या है, इनका छोटा छोटा सा मतलब समझ लो। क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब दोनों देश मिलकर
आपस में ही बातचीत कर ले, यार ये वाली चीज इस तरीके से होनी चाहिए, ये चीज इस तरीके से। जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं तो दोनों देश आपस में क्वेश्चन करके ही उस चीज को सुलझा लें। अगर विवाद हुआ लेकर के, सिंधु जल समझौते को लेकर अगर कोई विवाद हुआ तो विवाद 3 स्तर पर सिमट सकता था। पहला था क्वेश्चन, यानी दोनों देशों ने आपस में बात करी, क्वेश्चन पूछे और उस विवाद को निपटा लिया। अगर विवाद ज्यादा बड़ा था तो वो पहुंचता था डिफरेंस लेवल पे, ठीक है ना। तब जब डिफरेंस लेवल पे बात पहुंचती थी तो कोई ना कोई मीडिएटर यहाँ पे बात करेगा, मध्यस्थता करेगा। समझ में आया। तीसरा पॉइंट आता है डिस्प्यूट होता था बहुत बड़े स्तर पर। जब डिस्प्यूट बहुत बड़े स्तर पर होता था तो इसमें जो बीच में एंट्री करता था वो करता था PCA। अगर इस संधि को लेकर छोटा विवाद है तो कौन सुलझा लेंगे? आपस में दोनों देश। उससे बड़ा विवाद है तो मीडिएटर की मदद से। और अगर बहुत बड़ा विवाद हो रहा है इसको लेकर तो कौन सुलझाता था? PCA। अब ये PCA क्या होता है? इस PCA को जैसा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में, है ना। इसी तरीके से जो PCA है इसकी फुल फॉर्म है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर इस संधि को लेकर कोई बहुत बड़ा विवाद होता है तो PCA जैसी संस्था इसको सुलझाती है। समझ में आया। तो लेकिन फिर भी विवाद किन के बीच का? 2 देशों के बीच का। तो अगर 2 देशों के बीच का विवाद हुआ है तो अभी उसने ये कहा है कि मैं इस संधि को पूर्णतः रोकता हूं। इसका मतलब है अभी वो ऐसी कोई वार्ता नहीं करने वाला। समझ में आया। अभी वो ऐसी कोई वार्ता नहीं करने वाला। वो सब पे बंद करता है तो वो नहीं देखेगा किसी को भी। उसने ये देखा है अगर गलत हुआ है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो सिंधु नदी जल समझौता रोक दिया गया है। क्या बताया पूरा देखें एक बार ध्यान से फटाफट से। ये थी सिंधु नदी जल तंत्र। इस सिंधु नदी जल तंत्र में कितनी नदियां हैं? 5 और एक खुद 6 सिंधु। इस नदी के जल का जो संधि थी वो रोक दी गई है। इसमें क्या कहा था कि पश्चिम की जो 3 नदियां हैं उसका पानी आप रखेंगे और पूर्व की 3 नदियों का पानी हम रखेंगे। ये वाली बात बोली गई थी संधि के अंदर। संधि कब हुई थी? 1960 में। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अब वो अगर रोक दी गई है तो रोकने से ये हुआ है कि जो भी इसमें बातचीत की थी कि क्वेश्चन होंगे, डिफरेंस होंगे, डिस्प्यूट होंगे, वो सुलझाया जाएगा, किसी को बुलाया जाएगा। तो अब ऐसी कोई वार्ता हम नहीं करने वाले। तो ये खत्म होती है, सिंधु जल समझौता रोका गया है। अब आए समझ में। अब इसके साथ में समझो जो पहलगाम अटैक हुआ है, इस अटैक पर 4 चीजें और बोली हैं। एक तो ये हो गई सिंधु जल समझौता रोक दिया। इसके अलावा 4 चीज और बोली हैं जो भारत ने रोक दी गई हैं भारत की तरफ से। वो कौन कौन सी हैं उसको देखो। ये है कमेटी। इस कमेटी ने डिस्कशन किया है। तो पहला डिस्कशन जो किया है वो था ये जल समझौते पर रोक का अर्थ, यानी कि जो जल समझौता रोका गया है, सिंधु नदी जल समझौता। अब तो समझ में आ रहा होगा सिंधु नदी जल समझौता। तो पहली बात CCS ने, ये जो कमेटी है ना, इस कमेटी ने जो पहली बात करी है वो ये करी है सिंधु जल समझौता रोका गया। पहला पॉइंट समझ में आ गया। इस पहले पॉइंट का अर्थ क्या है उसको समझो। भारत अब पाकिस्तान से साझा नदियों के जल प्रवाह समेत अन्य डाटा शेयर नहीं करेगा। यानी कि जो जल शेयर कर रहा था, जो डाटा वो शेयर कर रहा था और नदियों के साथ जो बातचीत वो करता था, अब ऐसी कोई बातचीत नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है, यानी जल समझौते पर रोक का अर्थ क्या हुआ कि भारत अब पाकिस्तान से साझा नदियों के जल प्रवाह समेत, यानी कि ये जो जल वहां तक जा रहा था इनके साथ जो बातचीत करता था, उसके अलावा जो डाटा शेयर करता था, अब ऐसी कोई बातचीत भारत नहीं करेगा। तो ये हुआ इस मीटिंग का पहला पॉइंट। आया समझ में। मीटिंग का पहला पॉइंट क्या हुआ कि भारत ने ये कह दिया कि जो सिंधु जल समझौता था वो हम रोकते हैं। उसके रोकने का अर्थ है कि हम जो आपको डाटा शेयर करते थे, नदियों के बारे में हम जो बातचीत करते थे, अब ऐसी कोई बात आपसे नहीं होने वाली है। आया समझ में यहाँ पर। और ये अटैक कहाँ हुआ है? पहलगाम के बेसरन में ये हमला हुआ है। और CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो ये मीटिंग हुई थी CCS की, उसकी फुल फॉर्म है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। समझ में आ रही है बात है? ठीक है। तो पहला पॉइंट हुआ ये। दूसरा पॉइंट, अटारी चेकपोस्ट बंद। ये जो अटारी बॉर्डर है ना, उस अटारी बॉर्डर को क्या करा गया है? बंद कर दिया गया। यानी कि अब यहां से आना जाना रोक दिया गया है। यह है दूसरा निर्णय किसका? CCS का। तो अटारी चेक पोस्ट बंद। समझ में आ रहा है। ये अटारी बॉर्डर, अटारी गांव पड़ता है अमृतसर में,
ठीक है। तो अटारी बॉर्डर वही वाला बॉर्डर है जहां पर आपने अमृतसर में देखा होगा बाघा बॉर्डर जिसे कहते हैं ना, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान, तो ये वही वाला बॉर्डर है। तो अटारी चेक पोस्ट क्या करा गया है, बंद कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सिंधु जल समझौता रोका, दूसरा पॉइंट अटारी चेक पोस्ट बंद किया। साथ ही में जिन पाकिस्तान नागरिक ने अटारी बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया है उन्हें 1 मई 2025 तक वापस जाना होगा। यानी अटारी बॉर्डर से जो पाकिस्तानी नागरिक आए थे वो 1 मई 2025 तक वापस कहां जाओ, पाकिस्तान जाओ। ये दूसरा निर्णय लिया है सीसीएस ने, समझ में आया। तीसरा निर्णय, पाकिस्तान के नागरिक को सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम SVEC, सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम के तहत भारत आने की छूट समाप्त कर दी गई है। मतलब कि पाकिस्तानी नागरिक जो सार्क वीजा लेकर पाकिस्तान से भारत आते थे उनकी वो छूट समाप्त कर दी गई है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सार्क वीजा क्या था। तो सार्क वीजा क्या है, सार्क में 8 देश आते हैं। इन 8 देशों ने अपने देश में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वीजा में कुछ छूट प्रदान की गई थी कि चलो भाई इन नागरिकों का वीजा नहीं देखा जाएगा और आप लोग आ जा सकते हो सार्क के अंदर। तो सार्क में जो 8 देश आते हैं वो 8 देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत 4, मालदीव 5, नेपाल 6, पाकिस्तान 7, श्रीलंका 8। तो 8 देशों को मिलकर बनता है सार्क। इस सार्क में इन्होंने एक वीजा क्रिएट करा, यानी ये जो 8 देश की कंट्री हैं ये आपस में आ जा सकती हैं, उनके लिए वीजा में छूट प्रदान कर दी गई थी, या कुछ को ये भी कह दिया गया था कि ठीक है आपका वीजा नहीं देखा जाएगा। तो ये हुआ सार्क वीजा एग्जम्पशन, समझ में आया, सार्क वीजा एग्जम्पशन। अब वीजा क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था, उस वाली चीज के लिए फिर बाद में डिटेल करेंगे, अभी मेन मुद्दों को देख लेते हैं। तो सार्क वीजा एग्जम्पशन जो था वो समाप्त कर दिया गया, भारत सरकार ने कहा वो भी समाप्त होता है, और 48 घंटे में जिनके पास सार्क वीजे के अकॉर्डिंग जो आए थे वो भी 48 घंटे में बाहर जाओ। अटारी बॉर्डर वाले जो थे 1 मई तक जाओ, ये 48 घंटे में जाओ, आप अपने देश चले जाओ, समझ में आया। अब इसमें जरा समझना, ये जो सार्क वीजा था, इस सार्क वीजा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पत्रकार आ जाते हैं, उद्योगपति आ जाते हैं, कलाकार आ जाते हैं, और राजनीतिक लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, राजनेता टाइप लोग वो आ जाते हैं। यानी सार्क वीजा लेकर के कलाकार आ जाएंगे, अधिकारी आ जाएंगे, उद्योगपति आ जाएंगे, पत्रकार आ जाएंगे, सार्क वीजा के बेस पे ही आ जाते थे। तो अब इन्हें भी क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप भी जाओ। सार्क वीजा समझ में आया। तीसरा पॉइंट था सार्क वीजा। पहला पॉइंट सिंधु नदी, सिंधु नदी जल समझौता क्या था पहले मैंने वो समझाया, उसको अब रोका गया है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्या रोका गया, यानी कि भारत जो चीजें शेयर करता था अब वो बात शेयर नहीं करेगा। अब भारत ने पहले कहा था मैं नॉन कंज्यूमेबल यूज करूंगा, लेकिन अब भारत क्या कह रहा है, अब उसने कहा अब कोई चीज बताऊंगा नहीं, अब मैं जो करूंगा वो मेरी मन की बात होगी। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है ठीक से। तो सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया, अटारी बॉर्डर। और तीसरा पॉइंट सार्क वीजा। सार्क वीजा क्या था, सार्क समझ में आ गया होगा कि सार्क 8 देशों से मिलकर बना हुआ है एक समूह है, और 8 देशों के बीच में ये वाली छूट दी गई थी कि आपको आने जाने में कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, तो उसे कहा सार्क वीजा एग्जम्पशन। क्लियर है बात, क्या समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है ठीक है। अभी पूछूंगा आप लोगों से। नेक्स्ट, उच्चायोग। उच्चायोग होता है हाई कमीशन, है ना। उच्चायोग में तैनात सैन्य, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश। यानी कि पाकिस्तान के जो यहाँ पे सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकार थे उच्चायोग में यहाँ के, उनसे ये कह दिया गया कि आप भी 1 हफ्ते के अंदर वापस अपने देश चले जाओ। तो ये हुआ चौथा पॉइंट, ये बड़ा लेवल हो गया, हाई कमीशन तक को उन्होंने क्या कहा कि आप भी भाई हमारा देश छोड़ के आप अपने अभी वहां जाओ। जब तक रिश्ते नहीं सुलझते हैं तब तक की बात तो अब ऐसी ही रहने वाली है ना, ऐसी बात बोली गई कि इन्हें ही वापस करने के लिए कह दिया गया। 5वां पॉइंट, पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी की संख्या, जो पाकिस्तान के उच्चायोग में 55 कर्मचारी थे उनकी संख्या भी भारत ने घटाकर कितनी कर दी गई है, 30 कर दी गई। और साथ ही साथ भारत के जो उच्चायोग में, भारत के जो वहां पर पाकिस्तान में थे उन्हें भी वापस से बुला लिया गया है। तो ये 5 पॉइंट पहलगाम के बाद भारत ने सीसीएस की मीटिंग में फटाफट से निर्णय लेकर ये 5 पॉइंट अप्लाई कर दिए गए हैं। पहला, सिंधु नदी जल समझौता रोका। सिंधु नदी जल समझौता क्या था वो मैंने आपको बताया, ठीक है।
दूसरा क्या करा, दूसरा अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद कर दिया गया। तीसरा क्या करा हमने, तीसरा जो सार्क वीजा फैसिलिटी थी हमने वो भी खत्म कर दी गई। चौथा क्या था, जो सैन्य, नौसेना, वायुसेना के उच्चायोग में थे उन्हें कहा कि आप भी वापस जाएं। और पांचवा, जो पाकिस्तान के उच्चायोग के यहाँ पर 55 लोग थे उनकी संख्या घटाकर 30 कर दी गई है। तो ये था पूरा का पूरा ये वाला मसला जो लिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी जल समझौता, जो आपको समझ में आना चाहिए। अब सिंधु नदी जल समझौते के साथ ही एक चीज होती है किशन गंगा योजना, किशन गंगा योजना, लेकिन इसको मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ना मैं इसके भी वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको सिर्फ सिंधु नदी जल समझौते का बहुत हल्का सा पॉइंट बताया, अदरवाइज सिंधु नदी जल समझौता बहुत बड़ा है। एक वीडियो अलग से सिंधु नदी जल समझौते बनाएंगे सिर्फ अलग से। अभी तो मुझे ये बताना था कि इतना पानी वहां और इतना पानी यहाँ, कम से कम अगर आप सुनो न्यूज में तो आपको समझ में आया कि सिंधु नदी जल समझौता था क्या। 1960 का था, 3 नदियों का पानी वहां था, 3 नदियों का यहाँ था, जबकि सारी कहाँ से बह रही हैं, भारत से बहते निकलती हैं और सब कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, कैसे सिंधु में जाती हैं, त्रिस्तरीय बैठक क्या थी जो मैंने डिस्प्यूट और बाकी बातें बताई, आपको डिफरेंस वाली बातें बताई, पीसीए वाली बात बताई, आईसीजी का क्या काम है वो वाली बातें, अगर इनको करेंगे तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, समझ में आया। तो अलग से एक बार सिंधु नदी जल समझौता पूरा पढ़ा लेंगे अलग से। अभी फिलहाल के लिए इतना समझाया कि जो 5 पॉइंट थे उन 5 पॉइंट में से सिंधु नदी कहाँ तक के लिए महत्वपूर्ण थी, समझ में आया। तो अब भारत उस पर कोई बात अभी तक तो नहीं करने वाला, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपको करंट में हम यही पढ़ा के देंगे कि आखिरकार सिंधु नदी जल समझौता क्या है। 1-2 दिन के अंदर ही मैं डाल दूंगा आपको पूरी सिंधु नदी जल समझौता क्या है। फिलहाल के लिए इसको ध्यान रखें। और बाकी जो बात मैंने बोली, देखो घटना बहुत दुखद थी, है ना, हम सबको ही उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है वाकई में, क्योंकि भाई जो लोग गए हैं वो सिर्फ घूमने के पर्पज से गए थे यार। क्या गलती थी जो आप लोगों ने इस तरीके से उनके साथ किया। जिन आतंकवादियों ने ऐसा काम किया है वो वाकई में कायराना हरकत है ना। तो इसके लिए हमारी सरकार ने सख्त कदम भी उठाए हैं, आगे देखते हैं जो भी होगा, पर घटना वाकई में दुखद थी। तो उस सब के लिए बहुत ज़्यादा हृदय से बहुत दुख है ना। तो आप भी अच्छे से इन चीज़ों को समझें, ध्यान रखें, है ना, और पढ़ते रहें। बाकी फ़िलहाल के लिए चलो मिलते हैं कल। हरे कृष्ण।